Today we are starting with the chapter number 1, physical world. Chapter number 3 is completed. So the first question arises is, what is physics? So physics is the basic discipline in the category of natural sciences. So this is the basic definition of physics, and we are not going into deep into that. So physics is the basic discipline in the category of natural sciences. So हम इसमें ज़्यादा अंदर नहीं घुसेंगे और बस यही डेफिनेशन है इसकी, यही हम इसे याद कर लेंगे क्योंकि हमारे ज़्यादा काम नहीं आती. अगर हमें सीबीएसई का कोई एग्जाम इन सब चीज़ों देनी है तब ये हमारे काम आती है फिजिक्स की डेफिनेशन. वहाँ पे भी अब ये लोग नहीं पूछते कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है. सो नेक्स्ट जो अपने दिमाग में आता है कि साइंस क्या है, तो जो साइंस वर्ड होता है वो साइंटिया एक वर्ड है, उससे निकल कर आता है जिसका मतलब होता है टू नो. सो एक अपने पास वर्ड होता है साइंस जो निकल कर आता है साइंटिया वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू नो. सो बेसिकली ये मोटी मोटी भाषा में से इस तरीके से बोलते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है डेट व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड. सो साइंटिफिक मेथड इज द साइंटिफिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल. So what is scientific method? Scientific method is the scientific attempt to understand the natural phenomena. Okay. So this is the basic about what is physics. So आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. And we will move to the next topic then. यहाँ पे साइंटिफिक की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने. सो फिजिक्स में हम जनरली क्या करते हैं कि जितने भी अपने पास डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना है उनको कुछ कंसेप्ट और कुछ लॉज की टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं. सो इन फिजिक्स वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द डाइवर्स फिजिकल फिनोमेनाज इन टर्म्स ऑफ अ फ्यू कंसेप्ट एंड लॉज. तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. सो जो अपने पास सबसे पहली चीज आती है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर, वो अपने पास आती हैं डोमेन्स. सो बेसिकली अपने पास दो डोमेन्स होती हैं. एक होती है अपने पास मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक होती है माइक्रोस्कोपिक डोमेन. सर विच चैप्टर इज दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, physical world. In this chapter we are going to understand that what is physics, what is science, what is the scope of physics, and what are the fundamental forces in nature. So basically this is the very easiest chapter which you will study in whole physics, but this is somewhat necessary to understand the basics which will help you in understanding the big concepts. Okay, so moving to the topic, here we have two domains, macroscopic domain and microscopic domain. In macroscopic domain, we generally study the phenomena which are big in scale or large in scale, or with the phenomena which we can study physically, like the astronomical values, the laboratory values, the terrestrial values and scales. These types of large scope of study come in the macroscopic domain. So in macroscopic domain, we study generally the large area. And in microscopic domain, as the name suggests, we study the small area or the micro area. So this is the difference between macroscopic domain and microscopic domain. और जो अपने पास फिजिक्स में एक टर्म आती है क्लासिकल फिजिक्स. तो जो क्लासिकल फिजिक्स होती है इसके अंदर कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स. सो दीज टाइप ऑफ चैप्टर्स जनरली deals with macroscopic phenomena. So sorry for that meeting, just my connection got some error, but now it is fine. So we were talking about the macroscopic domain and the microscopic domain. Are you able to listen my voice? Okay, so in the macroscopic domain we were studying the mechanics part, the thermodynamics part, the optics and electrodynamics. तो ये चैप्टर्स आप अभी पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर. ओके. और जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन थी वो जनरली एनालिसिस करती है और डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. यानी कि क्योंकि आप सब लोग को जैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो मैटर और एटम होते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जनरली मैटर, एटम्स, न्यूक्लियाई, ये जितनी भी माइन्यूट स्केल्स होते हैं इनके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो एटम्स एंड मैटर, तो इन सब चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में स्टडी करते हैं. ओके, so this is all about the macroscopic domain and microscopic domain.
you can take the screenshot of this and we will then move to the next part. Okay, so आप सब लोगों ने एक चीज तो सुनी ही होगी कि लेट्स से कि मेरे पास एक स्टोन है और एक फेदर है, उनको मैं क्या करता हूँ, मेरे पास लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक मेरे पास है स्टोन और एक मेरे पास है फेदर। अगर मैं इनको ड्रॉप करूंगा तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि वो सेम टाइम में नीचे आते हैं। लेट्स से मेरा ग्राउंड है, तो फिजिक्स क्या कहती है कि दोनों पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी लग रहा होगा बराबर, इसलिए वो सेम टाइम में नीचे आएंगे। लेकिन ऐसा कभी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। हमने देखा है कि जो फेदर होता है वो तो स्लोली नीचे आता है, लेकिन जो स्टोन होता है वो फास्टली नीचे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है जनरली? तो ऐसा होता है एयर रेजिस्टेंस के कारण। तो फिजिक्स में एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो है एयर रेजिस्टेंस। तो एयर रेजिस्टेंस क्या करता है, रेजिस्ट करता है जो हमारी फोर्सेस लग रही हैं उनको। तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नीचे की डायरेक्शन में लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि एयर रेजिस्टेंस के कारण जो उसकी स्पीड है फेदर की वो स्लो हो जाती है और एयर रेजिस्टेंस इतना इफेक्ट नहीं डाल पाता स्टोन के ऊपर, इस वजह से वो फास्टली नीचे आता है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल माने तब हम ये देखते हैं कि दोनों की दोनों ये चीज़ें फास्टली मतलब सेम टाइम में नीचे आती हैं, और उसके लिए हमें कुछ एक स्पेसिफिक एक ऐसा जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, और वो वैक्यूम में ही पॉसिबल है। तो उसके लिए हमें जो अपने आसपास की सराउंडिंग्स हैं वो वैक्यूम जनरेट करनी पड़ती हैं, तभी ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कि जो फेदर है और जो स्टोन है वो एक साथ नीचे आते हैं। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट आप वैक्यूम में परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। सो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे जो फिजिक्स होती है, जैसे मैथमेटिक्स में आपने एक्सियम्स, मॉडल्स, हाइपोथेसिस ये सब पढ़े होंगे। आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी होगी क्लास 9th में, आप मैथमेटिक्स में यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर कुछ एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स, पोस्टुलेट्स। सो ये सेम एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स फिजिक्स के अंदर भी होते हैं। तो पहला जो एग्जाम्स या हाइपोथेसिस बोलते हैं हम इन्हें, कि हम क्या करते हैं सपोजिशन ले लेते हैं, दैट इज अ सपोजिशन जिसमें हम बिना अज्यूम करे उस चीज को ट्रू मान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करूं, तो हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशन से क्या करते हैं कि बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे हम वेरीफाई कर सकते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू। तो प्रूव करने में और वेरीफाई करने में दोनों चीजों में अंतर होता है। प्रूव हम उसे कर ही नहीं सकते ग्रेविटेशन के लॉ को, लेकिन हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ओके, तो इसी तरीके के एग्जाम्स और पोस्टुलेट फिजिक्स में माने जाते हैं। इसलिए हम फिजिक्स में लेते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो इस तरीके की चीज़ें अपनी फिजिक्स में मानी जाती हैं। ठीक है, आप इस चीज़ को भी अपनी भाषा में नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो ये रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल भी जाती होगी, तो ऐसे कुछ नोट डाउन वोट डाउन करने की तो ज़रूरत है नहीं, सिंपल पढ़ लो, काम भी नहीं आनी वैसे भी ये आपके। ये तो बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर हो जाता है, बट रियल लाइफ में ये आपके कहीं काम नहीं आना। बस एग्जाम्स में भी कहीं कहीं जगह कुछ कुछ जगह पूछ लेते हैं, बस इसलिए आपको पढ़ा दे रहे हैं ताकि सिलेबस में कवर हो जाए एक्चुअली। वरना तो मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ये कहीं यूज़ नहीं किया, बल्कि एग्जाम्स में भी नहीं आया कहीं। लेकिन जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर की बात करेंगे। तो बेसिकली 4 तरीके की फंडामेंटल फोर्सेज होती हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। वही चीज़ बस काम में आती हैं और कुछ काम नहीं आती हैं इस पूरे चैप्टर में। जो अगली टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं बल्कि। सो ये पहला टॉपिक है अपना, फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर। सो बेसिकली फंडामेंटल फोर्सेज से कह रहे हैं हम कि ये जो फोर्सेज हैं फंडामेंटल हैं, मतलब ये 4 जो है बेसिक हैं। इनके बाद जितनी फोर्सेज हैं वो हमने इनसे डिराइव करी हैं बस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली जो फोर्स आती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ये एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में उनके मासेस के वर्च्यू से। जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई दो बॉल्स हैं, कोई m1 मास की है, कोई m2 मास की है, तो ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि इन दोनों के बीच में कुछ नेचुरल अट्रैक्शन लगता है इनके मासेस की वजह से। सो एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस दिस फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में भी मान लो ये अपने पास अर्थ है कि इसका कुछ मास m1 है, और ये अपने पास सन है, इसका भी कुछ मास m2 है। तो ऑब्वियसली अर्थ जो है ग्रेविटेशनल पुल के कारण ही इसके चारों तरफ घूम रही है।
ये हम आपको पता ही है। तो ये लॉ यूनिवर्स में भी लगता है, ये ट्रू है। और ऑब्वियसली इस लॉ की मदद से ही जितने भी अपन सोलर प्लैनेट्स ये सब पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना पढ़ते हैं फिजिक्स में, वो सब इस लॉ के कारण ही ट्रू हैं। और ये लॉ हमें न्यूटन ने दिया था। ओके, सो इस चीज़ को वैसे आप नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझने के लिए से देख सकते हैं। वैसे भी आज का लेक्चर थोड़ा छोटा ही होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, और सेकंड चैप्टर जो होगा वो हम फिजिक्स की नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो अभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ ली कि दिस इज ड्यू टू दी म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। सो जेम्स क्लास में उनको समझ में आ रहा है ना? ओके, सो जो नेक्स्ट फोर्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ये फोर्स होती है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। तो अगर मेरे पास कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगी वो लगती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिंपलर केसेस में जो चार्जेस होते हैं जो रेस्ट पे होते हैं, मान लो कोई मेरे पास दो चार्ज हैं, वो दोनों मूव नहीं कर रहे, रेस्ट पे हैं, तब हम जो लॉ पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ आप सबने पढ़ा ही होगा, वो कहता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल्स ईच अदर। ओके, तो मान लो मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अगर मेरे पास कोई नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी तरीके से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो यही फोर्स होती है मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और यही फोर्स जो होती है, ये मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, लेकिन ये ज़्यादा होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। और सबसे खास बात जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हुई ये है कि इन दोनों फोर्सेस को मतलब अप्लाई होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता बीच में। तो जैसे अब ये अर्थ और सन आपस में जो घूम रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल के कारण, तो इनके बीच में कोई मीडियम नहीं चाहिए मुझको। सो नो मीडियम रिक्वायर्ड। और यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में नो मीडियम रिक्वायर्ड। तो इन दोनों के बीच में वो होती है एक खासियत। अब ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीच में एक डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं। सो ग्रेविटेशनल में हमने पढ़ा कि ये मास की वजह से हो रही है, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मास की वजह से। अब ना तो मास पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, मास तो सिंपल एक क्वांटिटी है जो पॉजिटिव रहती है हमेशा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं चार्जेस के कारण। लेकिन चार्ज क्या होते हैं, अपने पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे हम यहाँ इस फिगर में देख रहे हैं। सो इसीलिए ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस के बीच में अप्लाई होती है। यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनी, वो हमेशा पॉजिटिव रहती है। ओके, सो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो यही दोनों के बीच में बस डिफरेंस होता है। सो नेक्स्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बाइंड्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। ये क्या करती है कि अपने पास जैसे हमने एटम्स पढ़े थे, उनके अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो ये जो फोर्स होती है जनरली इन तीनों पार्टिकल्स के बीच में लगती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो ये जो फोर्स होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर फोर्स से भी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है 100 टाइम्स ज़्यादा होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। इसे लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, तो यही इस चीज़ की सबसे खास बात होती है। लेकिन ये क्या होती है, इसकी एक नुकसान कि ये स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अप्लाई होती है, जनरली 10⁻⁻15 मीटर के डिस्टेंस के लिए ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। ये डिस्टेंस आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इस पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कितने डिस्टेंस तक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होती है। आईआईटी में तो ये सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन बाकी भी एग्जाम्स होते हैं आईआईटी के अलावा, जैसे वीआईटी हो गया, बिट्स हो गया, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। 10⁻⁻15 मीटर इसके बीच में डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस के बाद ये फोर्स का इफेक्ट खत्म हो जाता है एक तरीके से। सो जो नेक्स्ट फोर्स हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्थ टॉपिक, फोर्थ फंडामेंटल फोर्स। सो ये जो फोर्स होती है जनरली, ये जनरेट होती है अपनी तब जब अपने जो न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं
तब ये फोर्स जनरेट होती है। सो बेसिकली इस फोर्स में क्या होता है कि एक बीटा मटेरियल होता है, जैसे आपने अल्फा रे पढ़ी होंगी ऐसी बीटा रे होती है, तो बीटा डी के होता है न्यूक्लियस से। तो बीटा डी के का मतलब है कि जब न्यूक्लियस को हम चार्ज करते हैं तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक अनचार्ज पार्टिकल निकलता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। तो ये चीज वैसे आप याद मत कीजिएगा, लेकिन जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग करी थी तो ये मैंने तब पढ़ी थी वहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं जब हम इसे एनर्जी अप्लाई करते हैं। जब हम इसके अंदर एनर्जी अप्लाई करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, और फिर ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस से ज़्यादा अच्छी फोर्स होती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम अच्छी फोर्स होती हैं, और इनकी जो रेंज होती है वो लगभग 10⁻⁻16 मीटर रहती है। ओके, ये शायद आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज़ गिवन है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब वहाँ पर से और डीप में पढ़ते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सो 10⁻⁻16 मीटर इसकी फोर्स का इफेक्टिव डिस्टेंस होता है कि इस डिस्टेंस के बाद ये फोर्स अप्लाई नहीं होती, और ये बीटा डीके के कारण होता है। बीटा डीके होता है डीके ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो फ्रॉम न्यूक्लियस। और ये जो फोर्स होती है इसका अगर मैं देखूं कि कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर यहाँ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा मजबूत फोर्स होती है ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे आती है। आपका क्वेश्चन है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। रिया, आपका क्वेश्चन है कुछ? रिया, अगर आपका क्वेश्चन है आप पूछ सकती हैं। ओके, सो फोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो अभी हमने 3rd नंबर पे पढ़ी है, न्यूक्लियर फोर्स। सो ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ना कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस तरीके से इसको हम अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा, है ना, तो ये आपको अच्छे से दिखेगा पीडीएफ में भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद आती है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और उसके बाद आती है सबसे लास्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पूरे चैप्टर में यही है जो मैंने लास्ट में आपको बताई है। यही आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी होती है। इनके बीच का डिस्टेंस ही पूछ लेते हैं, जैसे 10⁻⁻16 मीटर तक ये अप्लाई होती है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻15 मीटर तक रहती है। और जो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है इसका जो इफेक्टिव डिस्टेंस रहता है वो रहता है लगभग 10⁻⁻18 मीटर के आसपास तक शायद इसका डिस्टेंस रहता है, जितना मुझे याद है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो तो आपको पता ही है, काफ़ी दूर डिस्टेंस तक भी अप्लाई होती है। अर्थ और सन के बीच में कितना बड़ा डिस्टेंस है, वहाँ तक भी ये फोर्स अप्लाई होती है। तो ये चीज़ आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती है ये भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए अप्लाई होती है, बहुत लंबे लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये वैलिड है। ये दोनों ही फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल फोर्स भी, दोनों की दोनों, ये दोनों की दोनों लार्ज डिस्टेंसेस तक के लिए वैलिड है। वैसे आप जो है ये स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियर फोर्स है इसके मजबूत होने का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि आपने जैसे देखो कि जब आप कोई बुक लो, बुक क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल बुक को नीचे खींचता है, यानी कि बुक को जब हम छोड़ेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर मैं बुक को पकड़ के रखता हूँ तो मैं जो ग्रेविटेशनल पुल है उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? लेट्स से कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बुक ड्रॉ करता हूँ, ये मेरे पास एक बुक है, ठीक है। अब मैंने इसे नीचे ड्रॉप करूंगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से इस ग्राउंड पे आके गिर जाएगी, ये मेरा ग्राउंड है। लेकिन अगर मान लो मैंने इसे हाथ से यहाँ से पकड़ लिया, इस तरीके से मैंने अपना हाथ लगा लिया और मैंने इसको बुक को पकड़ लिया इस तरीके से यहाँ पे, तो ये बुक क्या होगा, ये बुक अब नीचे नहीं गिरेगी। तो यानी कि मैंने अपने हाथ से इतनी फोर्स लगा दी कि वो ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम कर गई, यानी कि अब वो बुक जब नीचे नहीं गिरी इसका मतलब यही है कि मैंने अपने ग्रेविटेशनल पुल को रोक दिया। तो यानी ऊपर मैंने कम से कम इतनी फोर्स तो लगाई दी ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल आउट कर सके। अब आप इस बात का अंदाजा इसलिए लगाइए कि जो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती हैं ये कितनी, सॉरी,
ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं कि ये ग्रेविटेशनल पुल को भी रोक सकती हैं, है ना। तो इस वजह से आप इस चीज़ का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल फोर्स मैंने बुक पर लगाई वो ग्रेविटेशनल पुल को रोकने के काम आ रही थी। ओके, सो बेसिकली आज हमने फिजिक्स के बारे में पढ़ा। सर डिडंट अंडरस्टैंड। ओके, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। सो जैसे कि बुक जो है ग्रेविटेशनल पुल से नीचे गिर रही थी, जी इसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और उसकी वजह से बुक जो है ग्राउंड पर गिर रही थी। लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे हैंड लगाया, ये मेरा हैंड है, और मैंने इस बुक को नीचे गिरने से रोक दिया। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि जो मेरी जो नीचे फोर्स लग रही थी उसको स्टॉप करने के लिए मैंने एक दूसरी फोर्स लगाई अपने हैंड की। तो हैंड ऑब्वियसली फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में लगा रहा है। अब आप किसी बुक को पकड़ते हैं तो ऑब्वियसली जो फोर्स है वो बुक को ऊपर डायरेक्शन में धकेलने के लिए लगाते हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। तो आप तो जो आपने जो ऊपर फोर्स लगाई वो कौन सी थी? वो थी आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपने ऊपर की डायरेक्शन में लगाई और नीचे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेसिकली जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इतनी ज़्यादा हो गई ग्रेविटेशनल फोर्स से कि बुक जो है नीचे नहीं गिर पाई। सो इस वजह से इस वाले केस में हम क्या पता लगा सकते हैं? इस वाले केस से हमें ये पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, और यही चीज़, दिस इज द थिंग विच वी सी इनटू दिस फिगर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी थी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कितनी ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? So today we will revise what we have studied till so far. So we have today studied about that what is physics. So this thing you will never need into your future. This is just a waste thing to know about what is physics. This is not going to help you in your future. So physics then we talk about science. What is science? So science came from scientia word, which means to know. Then we talk about what are the scientific method. So it is scientific attempt to understand the natural phenomena. So this is the just basic thing which you have been learning from class 10th or class 11th. Okay. So next we gave you the example of a stone and a feather and talked about air resistance existence. And we just talked about the axioms in physics. There is a difference between prove and verify. And when we can verify the results by observations and experiment. Then we studied about macroscopic domain and microscopic domain. We study the small areas like atoms, nuclei, and matter in microscopic domain, and we study large areas like mechanics, thermodynamics, optics, and electrodynamics in macroscopic domain. फिर उसके बाद हमने कुछ फंडामेंटल फोर्सेस देखे नेचर में, जिसमें फर्स्ट फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के वजह से अप्लाई हो रही थी। सेकेंड फोर्स देखी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो चार्जेस की वजह से अप्लाई हो रही थी। थर्ड फोर्स देखी हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स या फिर न्यूक्लियस के कारण जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कारण अप्लाई हो रही थी। और हमने देखा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इक्वल टू 100 टाइम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और फिर हमने देखा कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, और ये कोई भी न्यूक्लियस जब अपना बीटा डीके करता है यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो को इमिट करता है तब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि कैन यू एक्सप्लेन वीक न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स दोबारा देख लेते हैं फिर मीटिंग एंड करेंगे। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स में हम क्या कर रहे थे कि हमने देखा कि अपने पास कोई यहाँ पर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस को हमने एनर्जी प्रोवाइड करी। जब हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, हड़बड़ाहट में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इमिट करता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का जो इमिशन है इसको हम बोलते हैं बीटा डीके। तो ये जनरली बीटा डीके के कारण वीक न्यूक्लियर फोर्स उत्पन्न होती हैं या फिर जनरेट होती हैं। और इनका जो इफेक्टिव डिस्टेंस होता है वो होता है 10⁻⁻16 मीटर। डेट मीन्स 10⁻⁻16 मीटर के बाद ये जो फोर्सेज हैं ये अपना एग्जिस्टेंस खो देती हैं। सो आफ्टर 10⁻⁻16 मीटर दीज फोर्सेज विल नॉट कम इनटू एक्शन। और यहाँ पे हमने पढ़ा था इन फोर्सेस का एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की कौन फोर्स कितनी मजबूत होती है। सो वी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स हेयर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, then we have the electromagnetic force, then we have weak nuclear force, and then we have gravitational force. So now I hope so that you will understand weak nuclear force better. Okay, so bye bye everyone, I am ending the meeting.